हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको क्लास 10 साइंस का एक पीरियोडिक टेस्ट पेपर करवाऊंगी। ये आपके लिए एज अ प्रैक्टिस पेपर मैं लेकर आई हूँ। जो अभी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, उनमें ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपके लिए। और इतना मुझे अब मतलब इतना मैं श्योर हूँ कि मेरी ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इन क्वेश्चंस के बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो। देखिए, ये एक स्कूल का पेपर है, पीरियोडिक टेस्ट था क्लास 10 साइंस का। और यहाँ पे जो वेटेज है ना वो 20 मार्क्स है। लेकिन जो मैं इस पेपर को आपको एक्सप्लेन करूँगी ना, वो 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं करूँगी। जितना भी मैक्स टू मैक्स उससे रिलेटेड पोर्शन है, क्वेश्चन कुछ भी आपको दे रखा है, उससे जितना मैक्स टू मैक्स मैं आपको समझा सकती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूँगी। जिससे कि अगर मानिए आपका पेपर में ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, 1 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन दे रखी हैं। और क्वेश्चन में ये कहते हैं कि इनमें से ये जो आपको 4 टाइप्स दे रखी है रिएक्शन की, इनमें से कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये पॉइंट आपको समझने वाला है कि यहाँ पे आपसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन का पूछा गया है। देखिए, अगर 10th क्लास में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसका अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान हो तो वहाँ पे आपको टोटल 6 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दे रखी है, जिसमें से डबल डिस्प्लेसमेंट एक इसका टाइप होता है। अगर 6 टाइप्स की रिएक्शन की मैं बात करूँ तो फर्स्ट है कॉम्बिनेशन, सेकंड है डीकम्पोजिशन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट, नंबर 4th इज डबल डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद में आती है रेडॉक्स। रेडॉक्स में 2 आती हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। तो इन टोटल ये 6 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी हैं। इनमें से जो 1, 2, 3, 4th नंबर पे आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसी का आपसे पूछा गया है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो देखिए, आंसर मैं अभी आपको ऐसे ही बता देती हूँ। आंसर इसका ये है Na2SO4 BaCl2 BaSO4 2NaCl। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। लेकिन ये क्या होती हैं, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, ये थोड़ा सा एक बार मैं आपको डेफिनेशन दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, आपके पास में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो ये एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ में डिस्प्लेस करता है। जैसे कि स्टेटमेंट देखिए, रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, जो एक एलिमेंट होता है वो रिप्लेस करता है दूसरे एलिमेंट के साथ में कंपाउंड के, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल Pb प्लस CuCl2। तो अब यहाँ पे देखिए, ये क्या हो गया Pb, तो ये क्या है, अभी यहाँ पे सिंगल है। लेकिन जब ये प्रोडक्ट साइड पे है, अच्छा एक चीज़ और पहले समझिए, अगर आप बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। ये होती है हमारी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, जिसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एरो के जो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे होता है, इसको हम LHS भी बोलते हैं, और ये होता है RHS। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, ये होते हैं रिएक्टेंट, मीन्स की अभिकारक, और जो राइट हैंड साइड होती है ये होता है प्रोडक्ट, जिसको कि हम उत्पाद कहते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखते हैं, Pb जो है वो रिएक्टेंट साइड पे अकेला है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे Pb के साथ में क्या है, Cl2। तो आपने क्या देखा, इसके साथ में इसने प्लेस चेंज कर लिया, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ऐसा टाइप जहाँ पे सिंगल एलिमेंट जो है ना वो रिप्लेस किया जाता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में देखिए, यहाँ पे 2 एलिमेंट से एक कंपाउंड बना है, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट से एक कंपाउंड बना है। तो अब यहाँ पे आपने देखा सोडियम Na के साथ में क्या है, SO4, लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे Na के साथ में क्या है, Cl। तो यहाँ पे पहले Na के साथ SO4 था, लेकिन अब Na के साथ में क्या है, Cl। और Ba के साथ में, यहाँ पे Ba के साथ में Cl2 था, लेकिन यहाँ Ba के साथ में क्या है, SO4। तो यहाँ पे दोनों ही जो एलिमेंट्स थे, इनमें यहाँ पे ये दोनों ने ही अपनी जो प्लेस है इसको डिस्प्लेस किया। तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे सारे जो कंपाउंड्स होते हैं, दोनों कंपाउंड्स में आपको ऐसे एलिमेंट्स एक्सचेंज होते हुए दिखेंगे, तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखिए यहाँ पे
टू कंपाउंड्स एक्सचेंज बॉन्ड्स और आयंस इन ऑर्डर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। जहाँ पे दोनों जो कंपाउंड्स हैं ना उनमें बॉन्ड्स एक्सचेंज होते हैं या आयंस एक्सचेंज होते हैं तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा AB + CD गिव्स AD + CB। तो यहाँ पे A के साथ में क्या आ गया D और यहाँ C के साथ में क्या आ गया B। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब ये तो देखिए आपके पास में दो टाइप से डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए केमिकल रिएक्शन इज इन विच द बॉन्ड्स आर ब्रोकन विद इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड विद इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अगर उसे भी आपको लिखना आ जाए तो केमिकल रिएक्शन क्या है, जिसके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो ब्रेक होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में और एक नया सब्सटेंस मिलता है जिसे हम प्रोडक्ट मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ पे देखिए दोबारा से एक बार, ये जो दो सब्सटेंसेस है ना एलिमेंट्स, इन्होंने मिलके क्या चीज़ बनाई, रिएक्टेंट। यहाँ पे आपको एक नया प्रोडक्ट मिल गया और वो क्या होता है, प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट साइड होती है और ये रिएक्टेंट साइड होती है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको तीन चीज़ें समझा दी हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से ये जो टाइप्स है ना इसमें आपको बताना है कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो फर्स्ट में क्या है, पीबी से एक ही, यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट है और यहाँ पे दो एलिमेंट्स का कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे टोटल 4 हैं तो आपको ये काउंट करने हैं 1 2 3 4 है ना यहाँ पे। तो ये चीज़ क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड क्या है हमारी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट सेकंड जैसी कोई और इक्वेशन दिख रही है, बिल्कुल भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में मैंने आपको 2-3 चीज़ें समझाई हैं। पहली तो केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको समझाया डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का एग्जाम्पल मैंने आपको लिख के दिखा दिया। अब ये क्वेश्चन तो था 1 मार्क का, लेकिन अगर इसके अलावा भी डबल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आई एम श्योर कि आप उसको अब अटेम्प्ट कर लेंगे। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आंसर हो गया सेकंड। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे आपको ना 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको पहचानना है कि इन चारों में से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। जब हम चेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल, मतलब कि भौतिक परिवर्तन, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। अब जो भौतिक परिवर्तन होता है फिजिकल चेंज, उसे आप 2 तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला तरीका तो गाइस ये होता है कि जो चेंज आपको अपनी आंखों से होता हुआ दिख रहा है, जैसे आप किसी चीज़ को तोड़ते हैं, किसी चीज़ को जोड़ के कुछ नया बनाते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, फिजिकल चेंज होती है, भौतिक परिवर्तन होता है। प्लस जिसको आप दोबारा से वापस उस शेप में डाल सकते हैं तो वो चीज़ क्या होती है, भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे कि पानी है, उसकी आपने पहले क्या जमाई, बर्फ़ जमाई, आइस जमाते हैं, तो वो जो आइस बनती है ना वो क्या है, आपका फिजिकल चेंज है। और आप उस आइस को मेल्ट करके वापस से उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा चेंज जो आपको होता हुआ दिखाई दिया और जिसको आप वापस से उस शेप में या उस कॉन्फ़िगरेशन में दोबारा ला सकते हैं, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज में क्या होता है, जैसे कि दूध से दही का जमना। अब चाहे कितनी भी आप मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, आप एक बार जो दही जम गया उसको आप दूध में वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, केमिकल चेंज हो गया, ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ऐसे ही, और प्लस केमिकल चेंज वो चेंजेस भी होते हैं जो आपको अपनी आंखों से होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो अब आपके पास में क्वेश्चन क्या है कि इनमें से आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और पूछा गया है इन चारों में से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, यहाँ पे नॉट पूछा गया है कि कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। फर्स्ट है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, मतलब पानी का उबलना। क्या ये फिजिकल चेंज है या नहीं है? आपको दिखता है पानी उबलता हुआ, पहले पानी नॉर्मल रहता है, फिर वो गर्म होके उसमें बबल्स बनते हैं और वो बबल्स भाप बन के उड़ जाते हैं, इवेपोरेशन होने लग जाता है। तो क्या ये चीज़ आपको दिखती है? तो यस, ये आपको दिखती है, तो ये फिजिकल चेंज है।
सेकेंड है मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, मतलब कि जो आइस है, जो जमी हुई बर्फ होती है, उसका पिघलना और उससे आपको क्या मिला, पानी मिला। तो क्या ये फिजिकल चेंज है? तो यस, ये एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट वाटर और नंबर फोर्थ इज कंबशन ऑफ एलपीजी गैस। तो देखिए इनमें से जो केमिकल चेंज होगा, मतलब कि वो बताना है जो फिजिकल चेंज नहीं है। तो ये तीनों जो स्टार्टिंग के हैं वो क्या है, फिजिकल चेंज है। सिर्फ एक नंबर फोर्थ जो है ना वो हमारा फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन नहीं है। चलिए अब इस आंसर को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है, ये कंबशन ऑफ एलपीजी गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वन डे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो कंबशन है ना एलपीजी गैस का, मतलब कि जो आप घर में खाना बनाते हैं, कुकिंग गैस होती है जो आपकी, तो वो एक बार सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो दोबारा से आपको रिफिल ही करवाना पड़ता है, या उसको दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। जो एक बार आपने यूज़ कर ली गैस तो उसको आप यूज़ नहीं कर पाते। तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज है, एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसे है, चलिए ये देखते हैं। इज़ अ केमिकल चेंज, मतलब कि जो कंबशन है एलपीजी गैस का, जो एलपीजी गैस है उसका जो दहन है वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि कंबशन जब हो जाता है तो उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, चेंज हो जाता है, और उसको हम दोबारा से किसी भी फिजिकल मेथड से उस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जो सिलेंडर है उसमें से जो गैस निकली एलपीजी, वो एक बार आपने यूज़ कर ली तो वो ख़त्म ही हो जाती है, उसके बाद में आप उसको वापस से रिवर्स इस प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा केमिकल चेंज। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल चेंज हैज़ अकर। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे ना पूछा क्या गया है कि केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो पहले पार्ट में ना मैंने आपको बताया कि फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है। तो अब देखिए इसके पॉइंट आप कैसे समझ सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं रासायनिक परिवर्तन के लिए। मानिए आपको कैसे पता चलेगा, कोई चीज़ आपको दे रखी है उसमें केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, तो कैसे आप पता लगाएंगे। पहली चीज़ तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद में फॉर्मेशन हो जाती है प्रेसिपिटेट की, जैसे कि आप किसी चीज़ को जलाते हैं तो पहले तो उसका जो भी कलर होता है उसके बाद में वो थोड़ा ब्लैकिश कलर हो जाता है, थोड़ी राख जैसा उसका कलर हो जाता है। प्लस कोई भी जो सब्सटेंस है जैसे वुड है या कोई चीज़ आप जलाते हैं तो उससे आपको लास्ट में क्या मिलती है, राख मिलती है, ऐश मिलती है। तो एक प्रेसिपिटेट मिल रहा है, कलर चेंज हो गया। इसके अलावा गैस रिलीज होती है किसी चीज़ को जलाने पे, जैसे आपको प्लास्टिक जलाते हैं तो उससे आपको फ्यूम्स मिलती हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग तरीके से जिसको हम जलाने के बाद में हमको क्या मिलता है, उनसे गैस मिलती है। ऑर्डर में चेंज होता है, जो भी स्मेल है उसकी या फ्रेग्रेंस जो भी आपको जैसे भी अच्छी लगे तो उसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है। प्लस जो टेम्परेचर है ना वो भी क्या होता है, चेंज होता है। तो ये 5 मेन कंडीशंस होती हैं केमिकल चेंज के लिए, लेकिन इन 5 के अलावा भी कुछ और कंडीशंस भी होती हैं जो हम पता लगा सकते हैं कि इसमें जो हुआ है वो रासायनिक परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा जो कंडीशंस है वो क्या है, जैसे कि नया सब्सटेंस बनेगा ऑब्वियसली, और जो उसकी स्टेट है ना उसमें चेंज आ जाएंगी। स्टेट की अगर हम बात करें तो मेनली हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं, एक होती है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये 3 स्टेट्स मेन होती हैं, लेकिन इन टोटल अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि जो पदार्थ है, जो मैटर होते हैं, उनकी कितनी स्टेट होती हैं, तो टोटल हमारे पास 5 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा और BCE, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो टोटल 5 स्टेजेस होती हैं किसी भी मैटर की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कंडीशंस मैंने आपको बता दी कि आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज। जो जंग होता है ना, जैसे लोहे पे जंग लगता है, तो इसमें पूछा गया है कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है जंग लगने का, रस्ट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो ये चीज़ आपको बतानी है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो रस्टिंग, रस्टिंग का मतलब जंग लगना होता क्या है, कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। तो जो आयरन है ना, लोहा जब उस पर कोरोजन होता है, मतलब कि ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ती है, तो उसे हम रस्टिंग कहते हैं। जंग लगना एक प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन
कैन बी कैरेक्टराइज बाय द रस्टिंग। जैसे कि मानिए कोई लोहा है, उसके ऊपर जंग लगी है, तो ये चीज़ आप कैसे पहचानते हैं, इसको कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ रेड। जो लोहा होता है ना, नॉर्मल लोहा बहुत अच्छे से दिखता है, लेकिन जिस लोहे पे जंग लग जाता है उसके ऊपर क्या होता है, एक रेड कलर का फ्लैकी सब्सटेंस आ जाता है। रेड कलर का फ्लैकी का मतलब होता है जो कि बहुत ईजिली ब्रेक हो जाता है। जब आपने लोहे के जंग लगे हुए कूलर या कोई भी मटेरियल जो लोहे का हो जिसके ऊपर जंग लगी हो, तो आपने देखा होगा कि एक तो उसका कलर जो है ना वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, और प्लस वो सब्सटेंस है धीरे धीरे टूटने लग जाता है। दैट इजीली क्रम्बल इनटू अ पाउडर, मतलब कि पाउडर फॉर्म में धीरे धीरे वो बिखरने लग जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। रस्टिंग का जो केमिकल फॉर्मूला है, यही हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसको कहते हैं, Fe2O3NH2O से आप इसको डिनोट करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और प्लस ये कैसे बनता है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन से बनता है, जो कि किसके बीच में होती है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के बीच में इन्वायरमेंट में होती है। तो इससे लोहे में जंग लगता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपसे सिर्फ ना एक चीज़ पूछी गई है कि जो रस्ट है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो उसका केमिकल फॉर्मूला आपका ये आंसर है। लेकिन इस 1 मार्कर क्वेश्चन में मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई वो देखिए। पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई कि कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग क्या प्रोसेस होता है, किसी भी लोहे के ऊपर जंग लगा है, रस्टिंग हुई है, ये इसको आप कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, तो ये पॉइंट्स मैंने आपको लिख दिए। इसके बाद में जो लोहे पे जंग लगना है वो कैसा टाइप का रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कॉम्बिनेशन होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, और ये किसके बीच में होती है, ऑक्सीजन के बीच में, और जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है ना पानी इन्वायरमेंट में, उसकी वजह से लोहे के ऊपर क्या लगता है, जंग लग जाता है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको ना यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, देखिए ये PbOC 2PbCO, तो ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है। इसमें ना आपको रिएक्शन में पूछा ये गया है, एक रिएक्शन के बाद में आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं। एक है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन सा है इस रिएक्शन में, और जो सेकंड पॉइंट आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपसे इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन से रिलेटेड 2 चीज़ें पूछी गई हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे और भी थोड़े बहुत पार्ट्स इसमें समझा दूंगी कि मानिए अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसको कैसे लिख पाएंगे। तो ये आपके पास में इक्वेशन है, यहाँ पे आपसे 2 चीज़ें पूछी गई है। पहला तो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो, और एक वो सब्सटेंस जो कि रिड्यूस हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। तो ये जो रिएक्शन है आपके पास में, ये क्या है, एक टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन का। रेडॉक्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। जो हमारे पास 6 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है उनमें से एक टाइप है रेडॉक्स। रेडॉक्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये जो रिएक्शन आपको दे रखी है ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन का एक टाइप है, जहाँ पे जो PbO है ना वो क्या है, लेड ऑक्साइड है। ये जो PbO है ना, PB स्टैंड्स फॉर लेड एंड O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, दोनों को मिला के हमारे पास बना लेड ऑक्साइड, और C फॉर कार्बन। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दे रखी है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो PbO है ना, लेड ऑक्साइड, ये रिड्यूस हुआ किसके अंदर, लेड में। अब जब ये यहाँ पे ये जो है ना आपका रिएक्टेंट साइड होता है, रिएक्शन में इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो रिएक्टेंट होता है, और इस साइड क्या होता है, प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे जो PbO है ना, PB आपका ऑक्सीडाइज हुआ, और PB जो है ना वो आपका रिड्यूस हुआ, यहाँ से O हट गया। अब सेकंड इसमें प्रोडक्ट में देख सकते हैं तो PB के बाद में O हट चुका है, यहाँ पे रिड्यूस टू लेड एंड कार्बन, और C इज ऑक्सीडाइज टू CO2। अब जो C है ना यहाँ पे देखिए विदाउट ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे इसमें क्या चीज़ आ गई, ऑक्सीजन आ गया। तो कार्बन जो है ना उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और जो PB है उसमें क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो ये चीज़ है, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ वो हो गया ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे वो रिड्यूस हुआ, ऑक्सीजन हट गया, तो वो चीज़ क्या हो गई, रिडक्शन। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। आप इस आंसर का अपने आप ही आंसर लिख सकते हैं कि इसमें से कौन सा जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे रिड्यूस हुआ है।
सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो कार्बन है ना वो उसने एक्ट किया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और जो लेड ऑक्साइड है इसने एक्ट किया एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके आंसर आपको यहीं पे मिल गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको रिएक्शन में 2 पॉइंट्स बताने थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स वाले क्वेश्चन ना यूजुअली आपके एग्जाम में देखे जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, एक ब्राउन कलर का एलिमेंट है एक्स, उसको हीट किया जाता है कहाँ पे, एयर में, और वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, इससे आपको कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पहली चीज़ तो क्या बोला गया है, शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली वो मेटल होगा, क्योंकि आपको पता है धातु जो होती है ना उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उनमें से एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि धातु जो होती है वो शाइनी होती है, चमकदार होती है। तो अब यहाँ पे क्या है, एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है, वो क्या है, एक्स, उसको नाम दिया गया। इसको जब एयर में जलाया गया तो वो क्या हो गया, ब्लैक हो गया कलर में। आपको क्या बताना है, जो एक्स एलिमेंट है ना उसका नाम बताना है, और उसको जलाने के बाद में जो ब्लैक कलर का कंपाउंड हुआ उसका नाम बताना है, प्लस इसकी केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी है। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो अब देखिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको एक्स वर्ड बोला गया है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपसे पूछी गई है कि जो शाइनी ब्राउन कलर का जो एलिमेंट है ना एक्स, वो क्या है। तो जो शाइनी एलिमेंट है ना वो क्या है, मेटल है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो ब्राउन कलर का जो मेटल है ना वो क्या है, कॉपर है, एक्स स्टैंड्स फॉर कॉपर, और जब इसको जलाया गया तो ये कैसा हो गया, ब्लैक कलर का कंपाउंड हो गया, जिसका नाम क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। अब ये ऑक्साइड वर्ड कहाँ से आया, देखिए वो धातु कौन सी है, कॉपर है, और आपको पता है कि हीट किसी भी चीज़ को करी जाती है, जलाया जाता है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के हम नहीं जला सकते, तो ऑक्सीजन से क्या वर्ड आया आपके पास, ऑक्साइड। तो एक्स जो एलिमेंट है वो क्या है, कार्बन, कॉपर, एक फर्स्ट 1 मार्क आपका यहाँ पे बन गया। जो ब्लैक कलर का कंपाउंड आपको मिला वो क्या मिला, आपको कॉपर ऑक्साइड मिला। और जो इसकी रिएक्शन होती है, रिएक्शन क्या है, चलिए वो और देख लेते हैं। तो देखिए ये था कॉपर, कॉपर हो गया, Cu स्टैंड्स फॉर कॉपर। इसके बाद में O2 ऑक्सीजन के साथ में इसमें रिएक्ट करके हमें क्या मिला, CuO। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कॉपर ऑक्साइड आपको मिल गया। कॉपर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट किया गया और फिर आपको क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए एक बार फिर से, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा गया, पहली चीज़ पूछी गई एक्स जो एलिमेंट है वो क्या है, तो कॉपर हो गया। ब्लैक कंपाउंड जो मिला वो क्या था, कॉपर ऑक्साइड। और रिएक्शन आप यहाँ पे ये रिएक्शन लिख सकते हैं, ये बैलेंस्ड इक्वेशन मैंने लिख दी है आपके लिए। 2Cu जो कि किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, और ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है, गैसेस फॉर्म में, दोनों ने मिलके क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारे पास, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट एन एग्जाम्पल फॉर द सेम। क्वेश्चन ये कहता है कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ना वो क्या होती है, और आपको इसका एग्जाम्पल देना है। तो प्रेसिपिटेशन को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, और इसका एक उदाहरण आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, एक टाइप ऑफ रिएक्शन होता है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स के बीच में होती है, और बेसिकली कौन से होते हैं, वो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, जिससे आपको क्या चीज़ मिली कि 2 आपके पास में रिएक्टेंट थे, उनके बीच में एक रिएक्शन हुई और उससे आपको क्या मिला, इनसॉल्युबल सॉलिड मिला। इनसॉल्युबल का मतलब होता है अघुलनशील, एक सॉलिड चीज़ आपको मिली जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। आई होप आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। एक बार फिर से देखिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द 2 or more reactants react together to form an insoluble solid commonly known as precipitate। तो जो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस आपको मिलता है 2 रिएक्टेंट्स के आपस में रिएक्ट करने से, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब इस रिएक्शन में, ये एक पहले वाले क्वेश्चन का एग्जांपल है, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है। तो देखिए यहाँ पे जो ये लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, ये 2 एलिमेंट्स जो है लेफ्ट हैंड साइड पे एरो से इधर जो है वो क्या है, आपका रिएक्टेंट साइड है, और ये चीज़ क्या है, आपकी प्रोडक्ट साइड है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये होता है रिएक्टेंट लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलते हैं और एक साथ में रिएक्शन करते हैं, तो उनसे एक जो इनसॉल्युबल सॉलिड आपको मिलेगा, अघुलनशील सॉलिड जो आपको मिलेगा, उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। इसके बाद में जो ये रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और प्लस एक रिएक्शन दे रखी है। तो अब वो देखते हैं। पहले यहाँ पे देखिए,
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहाँ पे होती है, तो ये कहाँ होती है, जो एक्वस मीडियम होता है वहाँ पे। एक्वस जो होता है ना, ये वो चीज़ होती है जिसको वाटर में आप डिसॉल्व करते हैं। तो एक्वस का मतलब क्या हो गया, वाटर से रिलेटेड। तो जो ये रिएक्शन है ना, ये कहाँ पे यूजुअली होती है, जो एक्वस मीडियम होता है, वाटरी मीडियम जो होता है ना, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। दो जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, दो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं, वो एक साथ में रिएक्ट करते हैं और उसके बाद में जितना भी लिक्विड्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे उड़ जाते हैं और एक सॉलिड आपके पास में बचता है, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। अगर आपने कभी लैब में देखा हो या फिर कभी यूट्यूब पे आप वीडियोस वगैरह में भी देखते होंगे, तो आपने देखा होगा चाइना डिश नाम की एक डिश होती है। डिश, अब यहाँ पे इसका मतलब ये बिल्कुल भी खाने का नहीं है, एक वाइट कलर की ऐसी प्लेट होती है। तो इसके अंदर ना ये चीज़ें करी जाती है, इसको चाइना डिश बोला जाता है। तो ये जो सॉल्ट वगैरह एनालिसिस किए जाते हैं ना, तो ये इसकी हेल्प से हम करते हैं। काफ़ी अच्छे हीट को ये बर्दाश्त कर पाती है। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक हो गया प्रेसिपिटेट क्या होता है और ये रिएक्शन कहाँ पे होती है, ये दो पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये कैसी है, देखिए रिएक्शन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके पास में ये 3 मार्क्स की वेटेज में आ जाता है, बहुत बार आता है। 3 या 2 मार्क्स आप इसकी वेटेज लगा के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एक ऐसा आंसर है इसका कि आप इसको कनेक्ट करके भी नहीं लिख पाएंगे अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो ये सारे पॉइंट्स को नोट ऑन करिएगा। पहले इसकी डेफिनेशन, प्रेसिपिटेट क्या होता है, कहाँ पे होता है, और अब इसकी रिएक्शन देखिए। सबसे पहली चीज़ AgNO3। अब जो AgNO3 है ना, इसने क्या किया, ये क्या है, एक्वस है, प्लस KCl, ये भी क्या है, एक्वस है। तो ये हमारे पास में देखिए K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम और Cl फॉर क्लोरीन। तो ये आपने लिखा यहाँ पे। एक चीज़ और, इस रिएक्शन से पहले आपको कम से कम ना 20 तक के एलिमेंट्स अपने 10th स्टैंडर्ड के लिए याद होने चाहिए, क्योंकि 20 तक के एलिमेंट्स आप याद रखेंगे ना तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व करने में हेल्प मिलेंगी। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स है कुछ हद तक ज़्यादा भी होते हैं, तो उस टाइम पे क्या है, जो आपकी NCERT में जितनी आपको रिएक्शंस करवा रखी हैं उनके एलिमेंट्स को आप सेपरेट आउट लिख लीजिए और उसके बाद में उन एलिमेंट्स को एटलीस्ट याद करिए। आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम में, क्योंकि जब आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे ना तो उस टाइम पे आपके पास में इक्वेशन हर बार ऐसे नहीं दी होती है। कई बार आपको ये जो वर्ड फॉर्म होती है उस फॉर्म में दे दी जाती है और फिर आपको एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और ये गाइस तभी हो सकता है जब आप थोड़ा बहुत इसको पहले से पढ़ेंगे। तो देखिए पहली चीज़ क्या है, AgNO3 प्लस KCl, ये दोनों क्या हो गए, हमारे रिएक्टेंट। अब इससे आपको क्या चीज़ मिली, AgCl, जो कि क्या है, हमारा प्रेसिपिटेट है। AgCl को कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। अब Ag जो है ना, Ag होता है सिल्वर का सिंबल, ये याद रखना है आपको। Ag स्टैंड्स फॉर सिल्वर एंड Cl फॉर क्लोरीन। तो सिल्वर और क्लोरीन मिलके हमारे पास में क्या बनाते हैं, सिल्वर क्लोराइड, जो कि हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट है। प्लस KNO3, जो कि क्या होता है, एक्वस फॉर्म में है। अच्छा, इन दोनों में ये प्रेसिपिटेट क्यों था, क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड है ना वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जो चीज़ सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगी और इनसॉल्युबल होगी, घुलनशील होगी, तो वो हमारा प्रेसिपिटेट होता है। तो ये आपके पास में रिएक्शन हो गई, ये आपका रिएक्टेंट हो गया और ये चीज़ क्या है, आपकी प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे देखते हैं, यही पॉइंट जो मैंने आपको बोले यही यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो AgCl3 प्रेसिपिटेट है ना, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, लेकिन ये क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, जो सिल्वर क्लोराइड आपको प्रेसिपिटेट मिला ये वाटर में इनसॉल्युबल है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है वो हेल्प करती है किस चीज़ को डिटरमाइन करने में, कि इसके अंदर कितने डिफरेंट आयंस प्रेजेंट हैं किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर। जो आयंस होते हैं उसको सेपरेट आउट करने में, उसके कितने जो आपके पास में प्रेजेंस है आयंस की, उसको डिफ्रेंशिएट करने में ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है ये हमारी हेल्प करती है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पे एक बार फिर से एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और राइट एन एग्जाम्पल फॉर सेम। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है और इसका आपको एग्जाम्पल से समझाना है रिएक्शन के साथ में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच फॉर थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। देखिए यहाँ पे ना आपको 3 चीज़ों के एग्जाम्पल्स देने हैं। मैं तीनों को आपको, यहाँ पे सिर्फ आपसे एग्जाम्पल पूछे हुए हैं, मैं आपको तीनों को पहले डिफाइन करवाऊंगी, फिर समझाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं और आप इसमें एग्जाम्पल क्या क्या दे सकते हैं। तो पहली चीज़,
देखिए ये क्या है, थर्मल वर्ड। थर्मल वर्ड रिलेट करता है हमारा हीट से, तो एक आपको ये चीज़ बताना है, दूसरा बताना है फोटोकेमिकल, और थर्ड बनाना है इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन जहाँ पे आयंस को हम सेपरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीनों ही इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे तीनों इक्वेशन से एक क्वेश्चन में पूछी गई हैं। कई बार ऐसा होता है 1 मार्कर क्वेश्चन में इसको सेपरेटली आपसे पूछा जा सकता है कि थर्मल डीकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल देना है, फोटोकेमिकल का देना है, या इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल आपको देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अब देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है हमारी थर्मल डीकम्पोजिशन। एज आई सेड कि थर्मल का वर्ड का मतलब क्या होता है, हीट। जितने भी आपके विंटर वियर्स होते हैं ना, जो भी आप सर्दियों में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं या बॉडी वार्मर पहनते हैं, तो उसके ऊपर ना थर्मल वियर का एक टैग लगा होता है। तो थर्मल का मतलब क्या है, गर्म कपड़े जो आपकी बॉडी की जो हीट है ना उसको स्टोर करके रखने में हेल्प करते हैं। नाउ अगर हम बात करें थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो ये कैसे होती है, हीट की वजह से ये होती है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना वो डीकम्पोज करती है, क्या बनाने के लिए, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। यहाँ पे देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली क्या हो गया, जहाँ पे एक जो रिएक्टेंट होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो चैप्टर है क्लास 10th का, उसमें 6 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स। रेडॉक्स में आपके पास में 2 टाइप्स आते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर आपको ये 6 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं समझ में आई है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये 6 टाइप्स मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन तभी जब आप कमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे कंसेप्ट 2 समझने वाले हैं। पहला तो आता है थर्मल, दूसरी चीज़ आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पे एक जो एलिमेंट है वो 2 या 2 से ज़्यादा, जो रिएक्टेंट है ना वो 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में या 2 प्रोडक्ट्स में डिवाइड होता है, तो उसे हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। थर्मल है तो इसका मतलब हीट से रिलेटेड आपसे बात करी गई है। एग्जाम्पल देखिए, CaCO3, Ca स्टैंड फॉर कैल्शियम, C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन। अब ये जो CO है ना ये क्या होता है, कार्बोनेट। तो कैल्शियम जो कार्बोनेट है ना, ये क्या किया, इसको हमने हीट किया और हीट करने के बाद में हमको 2 चीज़ें मिली, वो क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका थर्मल डीकम्पोजिशन का। सेकेंड आता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्शन मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसको फुल फॉर्म में लिखिएगा। तो ये एक ऐसे टाइप का रिएक्शन होता है जो कि जो एनर्जी की एब्जॉर्प्शन है ना उससे स्टार्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोकेमिकल वाला ये क्वेश्चन। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रखा है सिल्वर क्लोराइड का, कि सिल्वर क्लोराइड को आपने कहाँ पे रखा, सनलाइट में। अगर आप देखिए एनसीईआरटी पे थोड़ा बहुत भी फोकस करते हैं तो जो आपका चैप्टर है ना इसमें आपको एनसीईआरटी में एक विंडो दिखा रखी है और उसमें आपको दिखा रखा है कि एक प्लेट में सिल्वर क्लोराइड को आपने रखा हुआ है और सनलाइट की प्रेजेंस में उसको उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे समझा रखा है कि क्या हुआ, एक सिल्वर क्लोराइड है जिसको रखा गया सनलाइट की प्रेजेंस में और ये डीकम्पोज हुआ किसके अंदर, सिल्वर और क्लोरीन के बीच में। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगेन आपको चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो एक रिएक्टेंट होता है वो 2 प्रोडक्ट्स में आपका डिवाइड होगा। जैसे ए है ना वो बी और सी में 2 पार्ट्स में आपका क्या हुआ, डिवाइड हो गया। जो स्टेटमेंट है ना उसको रिएक्शन के साथ समझते हैं। क्या था, सिल्वर क्लोराइड, ये लिखा आपने सिल्वर क्लोराइड। Ag का मतलब होता है सिल्वर और Cl का मतलब होता है क्लोरीन। तो ये दोनों से मिलके क्या बना आपके पास, सिल्वर क्लोराइड। सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन है। इससे आपको 2 चीज़ें मिली, क्या क्या मिला, एक तो सिल्वर मिला और एक क्लोरीन मिला। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया और ये चीज़ आपकी क्या है, रिएक्टेंट साइड है। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्योंकि जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो उस टाइम पे जो वाटर है उसका डीकम्पोजिशन होता है 2 पार्ट्स में, एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है हाइड्रोजन। जब हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो उस टाइम पे जो वाटर के जो आयंस है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं और इसे ही हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए एक बार क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा से। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। आपको इन तीनों का एक एक एग्जाम्पल देना है। मैंने इसकी डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हाट इज रेंसिडिटी, वाई डू वी एड नाइट्रोजन गैस टू पैकेट्स ऑफ द फूड। पहला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 2
क्वेश्चंस एक ही पार्ट में आपसे पूछे गए हैं। पहला तो क्वेश्चन का पार्ट है कि रेंसिडिटी क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होती है। बहुत बार एग्जाम में ये सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है। सेकंड क्वेश्चन इसी का पूछा गया है कि जो फूड पैकेट्स होते हैं, खाने की जो पैक्ड फूड आता है, उसमें हम नाइट्रोजन गैस को क्यों ऐड करते हैं। जैसे कि लेस बहुत कम आता है पैकेट में, आपने देखा होगा, उसको खोलो उसमें सिर्फ गैस गैस होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों फिल करी जाती है। जो वेफर्स वगैरह होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस को क्यों फिल किया जाता है। तो ये आपके पास में दो क्वेश्चंस हैं, दोनों का आंसर मैं आपको सेपरेटली समझा दूंगी। अगर आपके पास में शॉर्ट में सेपरेट क्वेश्चंस आते हैं तो भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास में कंबाइंड क्वेश्चन आएगा तो भी आप डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, विकृत गंधिता। बेसिकली होता क्या है, इसमें जितने भी जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड्स होते हैं ना, जितना भी खाना होता है जिसमें ऑयल और फैट होता है, जैसे कि लेज है, चिप्स वगैरह होते हैं, इनको जो पोटैटो चिप्स होते हैं इनको क्या होता है, ऑयल में फ्राई किया जाता है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या है, ऑयल और फैट है। तो जिस खाने के अंदर ऑयल या फैट होता है ना, उसको जब आप एयर में खुला छोड़ देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से वो रेंसिड हो जाता है। रेंसिड का मतलब क्या है, वो खाना बहुत नरम हो जाता है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि जो बिस्किट का पैकेट आप उसको खुला छोड़ देंगे तो वो बहुत नरम हो जाएंगे, उनका टेस्ट नहीं आएगा, उनमें जो क्रिस्पीनेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। सेम चीज़ लेस, चिप्स या कोई भी आप ऐसे वेफर्स या कुरकुरे वगैरह खाते हैं तो इनमें क्या होता है, ऑयल और फैट होता है। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, इनके अंदर ऑयल और फैट होता है इस पैक्ड फूड में। जब आप इसको खुला एयर में छोड़ देते हैं तो उस टाइम पे ये चीज़ें क्या होती हैं, ख़राब होने लग जाती हैं। और जो इनका ख़राब होना है वो किस तरीके से होता है, पहली चीज़ तो इनमें स्मेल आती है, दूसरा इनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, तीसरा जो इनमें क्रिस्पीनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं खाने में, तो जिसकी वजह से ये रेंसिड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम रेंसिडिटी कहते हैं। इस प्रोसेस में बेसिकली इनकी जो स्मेल और टेस्ट है ना वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, रेंसिडिटी विकृत गंधिता क्या होती है। बेसिकली जो ऑयल और फैट वाला जो फूड होता है, खाना होता है, उसको जब हम एयर में छोड़ते हैं तो उसमें हवा लगने की वजह से, ऑक्सीजन के एक्सपोजर से वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ रेंसिडिटी। सेकेंड पार्ट आता है कि हमें नाइट्रोजन जो गैस होती है उसको पैकेट्स में क्यों फुल करने की या फिल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है ना वो ऑक्सीजन से की रिएक्शन को रोक देती है, जिसकी वजह से जो फूड है ना वो रेंसिड नहीं हो पाता है, वो बचा रहता है। जैसे ही पैकेट को खोला, एक उसमें से गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस होती है वो, और वो निकलने के बाद में आप उसको अगर पैकेट को जल्दी ख़त्म कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ जितनी देर वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा वो पैकेट आपका ख़राब होने लग जाता है, उसकी क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन। वीडियो पोस्ट करके आप आंसर को लिख सकते हैं अगर आपके पास में इसके नोट्स नहीं हैं तो। ये है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज रेंसिडिटी एंड व्हाई डू वी ऐड नाइट्रोजन गैस टू पैकेट्स ऑफ फूड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कहता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, आपको ना दो पार्ट्स दे रखे हैं। वैसे तो इस 10th क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दे रखे हैं, लेकिन 2 कॉमन है और एक आपका अलग पार्ट है। 2 पार्ट्स में क्या बोला हुआ है, इनके बारे में आपको रिएक्शन लिखनी है, केमिकल रिएक्शन लिखनी है और उसको बैलेंस करना है। देखिए क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको कम से कम 20 तक के एलिमेंट्स को याद रखना है, क्योंकि जो रिएक्शन आती है ना वो कई बार आपसे ऐसे वर्ड फॉर्म में दे दी जाती है, फिर आपको समझना पड़ता है कि क्या चीज़ होती है। अब आपको ये नहीं पता होगा जिंक कार्बोनेट, जिंक का सिंबल क्या है, कार्बन का क्या है, बेरियम का क्या है, आयोडाइड को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो ये आपके लिए क्वेश्चन यूजलेस है और आपके 2 मार्क्स कहीं से भी चले जाएंगे, 2 क्या इवन 4 मार्क्स आपके जाएंगे इस क्वेश्चन में, इसके वेटेज के अकॉर्डिंग। तो आप ये देखिए, अगर आपके पास में एलिमेंट्स याद हैं आपको 20 तक के या थोड़े बहुत और जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, अगर आपको एलिमेंट्स याद है ना तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें करनी है, पहले तो आपको एलिमेंट्स को पहचान के इनके सिंबल के साथ इसको लिखना है और उसके बाद में इसको बैलेंस करना है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा जो है रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, इसको आपको बैलेंस करके लिखना है। तो चलिए रिएक्शन दिखा देती हूँ मैं आपको। ये रही रिएक्शन, ZnCO3 क्या हो गया, जिंक कार्बोनेट, हीट। उसके बाद में ये क्या है आपके पास प्रोडक्ट में आपको क्या चीज़ मिली, जिंक ऑक्साइड। ये जिंक ऑक्साइड का सिंबल है, Zn जिंक के लिए और O क्या है, ऑक्सीजन के लिए, और CO2 गैस।
अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप क्या सिंबल शो करते हैं, CO2। अब देखिए आपने क्या चीज़ देखी, जो एक रिएक्टेंट है ना वो दो पार्ट्स में ब्रेक होता है, दो प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बाद में आप इन रिएक्शंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब एक जो रिएक्टेंट है वो दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ, तो इसे हमने क्या नाम दिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे मैंने आपकी स्टेटमेंट भी लिख दी है कि जो सिंगल कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड ब्रेक हुआ है दो कंपोनेंट्स में, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये आपके पास में हो गई डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड से आपको क्या चीज़ मिली, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना तो आपको चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आ जाएंगी इसमें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ना 4 सब्सटेंसेस दे रखे हैं, 1 2 3 4। तो 4 की नंबरिंग यूजुअली वो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। ये मैं वैसे ही आपको ट्रिक के फॉर्म में बता रही हूँ, कई बार इसमें एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं। 3 वाला जो टाइप होता है वो हमारा डीकम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट में आ जाता है, लेकिन 4 वाला यूजुअली आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही निकलता है। अब देखिए पहली चीज़ इसमें क्या बोली गई है, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, के। ये के वर्ड जो है वो पोटेशियम के लिए है, और ब्रोमाइड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Br। प्लस में क्या बोला गया था, बेरियम आयोडाइड। बेरियम के लिए Ba और आयोडाइड के लिए I। ये दो चीज़ें हो गई। इससे आपको क्या चीज़ मिली, पोटेशियम आयोडाइड, मतलब के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, आई फॉर आयोडाइड, और बेरियम ब्रोमाइड। तो ये 4 चीज़ें आपको इस रिएक्शन में मिली, और चारों सिंबल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इक्वेशन को बैलेंस भी कर दिया है, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो रिएक्टेंट है ना, KBr और BaI2, इन्होंने अपने जो आयंस है ना इनको एक्सचेंज कर दिया। जैसे के साथ में यहाँ पे क्या है, Br, लेकिन यहाँ पे के साथ में क्या है, I। यहाँ पे B के साथ में क्या है, I। यहाँ पे Ba के साथ में क्या है, Br। तो ये क्या है, आयंस एक्सचेंज हो गए, दोनों ही आयंस एक्सचेंज हो गए। यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट आपको मिल गया, तो इसका मतलब ये क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फर्स्ट जो 10th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें 2 पार्ट्स आपको दे रखे, दोनों में ही आपको रिएक्शन का टाइप समझाना था, प्लस बैलेंस करना था, एलिमेंट्स को सिंबल्स जो है उसको पहचान के आपको लिखना था। नेक्स्ट, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पेपर का, व्हाट इज क्विकलाइम, व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज एडेड टू वाटर, इज इट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, राइट एन इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स आपको दे रखे हैं। पहला पार्ट हम क्लियर करेंगे, व्हाट इज क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है, देखिए पहली चीज़ तो क्विकलाइम और बर्न्ट लाइम भी हम इसको कह सकते हैं। सिंबल इसका होता है CaO, जिसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। वन डे एग्ज़ाम में अगर आप जॉब की प्रिपरेशन भी करते हैं, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, कहीं भी एंट्रेंस देते हैं, तो साइंस, जनरल साइंस के पोर्शन में ये क्वेश्चन कई बार आता है, क्विकलाइम और बर्न्ट लाइम क्या होता है, तो उसको क्या कहते हैं, CaO इसका सिंबल है, कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है, और इसको ये एक केमिकल कंपाउंड है जिसका बहुत ज़्यादा लेवल पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसके कॉम्पोजिशंस है, मतलब इसका जो अपीयरेंस है ना वो कैसा है, एक तो ये वाइट कलर का होता है, कास्टिक एल्काइल होता है, और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। जैसे शुगर होती है ना, चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं, ऐसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, और सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, मतलब कि कमरे के ताप पे ये कैसा रहता है, सॉलिड रहता है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज क्विकलाइम में आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्विकलाइम का नाम, ये सब चीज़ें, और इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चीज़। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, व्हाट हैपन्स व्हेन इट इज एडेड टू वाटर। अब जब आप इसको वाटर के साथ में ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये हो गया क्विकलाइम, CaO। वाटर के साथ में आपने ऐड किया तो आपको ये सब्सटेंस यहाँ पे मिल गया, CaOH होल ट्वाइस, तो ये चीज़ आपको मिल गई। इसके बाद में क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, इज इट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हमारे पास में ना 2 टाइप्स होते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, ऊष्माक्षेपी, जहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और एक होता है एंडोथर्मिक, ऊष्माशोषी, मतलब कि जो हीट है ना वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसमें पूछा गया है जो क्विकलाइम है ना वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। तो आप इसको पहचान सकते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी है या हीट है वो क्या हुई है, रिलीज हुई है, तो ये कैसा टाइप है, एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन है। क्वेश्चन समझ में आया आपको। देखिए क्विकलाइम क्या होता है, वाटर के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, और इक्वेशन लिखनी थी, वो सब मैंने चीज़ें आपकी यहाँ पे कंप्लीट कर दी हैं। और इसके साथ में आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन की मैंने डेफिनेशन भी दे दी है, अगर आपको नोट करनी है आप इसको कर सकते हैं।
प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा आपको ये पेपर कैसा लगा, इसका पेपर का एनालिसिस कैसा लगा। और अगर आप और पेपर्स चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं जल्दी से जल्दी उसके ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड करूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और जितना मैक्स टू मैक्स आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।